वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें सामंतवाद के उदय के कारणों के बारे में पढ़ा था हमने। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में पूछा जाता है कि व्हाट वर द कॉजेज फॉर द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म इन मिडिवल यूरोप। मध्यकालीन यूरोप में सामंतवाद के पतन के क्या कारण थे। तो देखिए, ये आप जानते हैं कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद 9वीं शताब्दी में सामंतवाद का उदय हुआ था मध्यकालीन यूरोप में। और इसका जो स्वरूप था वो अलग-अलग देशों में अलग-अलग रहा और कई शताब्दियों तक, लगभग 4 शताब्दियों तक ये प्रणाली यूं ही प्रचलित रही और बहुत पॉपुलर हुई। ये बड़ी ही मतलब एक आम सी बात थी सामंतवाद का प्रचलन। और लेकिन समय के साथ क्या हुआ कि परिवर्तन आया। इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस और बहुत से यूरोपीय देशों में शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्र की पुनः स्थापना हुई। जैसे आपने देखा, सामंतवाद के उदय के क्या कारण थे कि केंद्रीय शक्ति का अभाव या केंद्रीय शक्ति का विघटन। जो राजा थे वो निर्बल होते चले गए। जैसे मैंने आपको बताया था कि रोमन सम्राट शार्लेमां की मृत्यु के बाद जो है रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। रोमन विभिन्न छोटे छोटे राज्यों में बट गया रोमन साम्राज्य। लेकिन 13वीं शताब्दी के आसपास शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्रों की पुनर्स्थापना हो गई। इसी समय कई नए नगरों का उत्थान हुआ, व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में उन्नति हुई। तो इससे क्या हुआ कि समाज में एक नए वर्ग का उदय हुआ और वो था मध्यम वर्ग। देखिए, मध्यम वर्ग पहले नहीं था। पहले मध्यम वर्ग का अस्तित्व नहीं था। पहले तो एक तरह से या तो सामंत होते थे या फिर कृषक होते थे, दास होते थे। मध्यम वर्ग कोई ऐसा अलग से कोई वर्ग नहीं था क्योंकि उसका इतना महत्व नहीं था। ये जो वर्ग था, जब व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ तो इस वर्ग ने राजा को धन से सहायता की उसको शक्तिशाली बनाने में, और धीरे धीरे सामंतवाद का पतन होना शुरू हो गया। मतलब सामंतवाद, एक इतिहासकार कहते हैं कि सामंतवाद ने अपने ही आस्तीन में एक ऐसा हथियार छिपा रखा था जो किसी भी दिन वार कर सकता था, और ऐसा ही हुआ। तो देखिए, सामंतवाद के पतन के साथ ही यूरोप में एक नई व्यवस्था शुरू हुई, जिसके कारण बहुत से सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक परिवर्तन हुए। और इसमें हम जो है पुनर्जागरण के बारे में पढ़ेंगे कि फिर जो है 13वीं शताब्दी के बाद जो है ना पुनर्जागरण का उदय। पुनर्जागरण मतलब फिर से जागना, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, जो व्यवस्थाएं स्थापित हुई, सामंतवाद का पतन हो गया। तो इसके पतन के पीछे क्या कारण था? सबसे पहले है निरंकुश राजतंत्रों की पुनर्स्थापना। तो देखिए, रोमन साम्राज्य के छिन्न भिन्न होने के बाद एक विशेष परिस्थिति में सामंतवाद का जन्म हुआ था। लेकिन सामंतों के आपसी युद्ध, उनके अनैतिक कार्यों से जो साधारण जनता थी, थी, वो परेशान हो गई। सामंत आपसी युद्धों के कारण दुर्बल हो गए और अब आम जनता ने सामंतों का विरोध करना शुरू कर दिया। पहले तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि अनुयायियों का दल तैयार होता था। बहुत से किसान, राजाओं के पतन के कारण बहुत से किसान और बहुत से लोग सामंतों की शरण में चले गए थे। लेकिन अब उनके शोषण से परेशान हो गए, क्योंकि सामंतवाद जो था ना, वो शोषण पर आधारित था। इट वाज बेस्ड ऑन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पीपल, चाहे वो किसान हो, चाहे वो और कोई वर्ग हो। तो अब जो वैसे भी राजा जो है अपनी शक्ति को पुनर्स्थापित करने के लिए बहुत बेचैन थे। बहुत लंबे समय से उन्होंने राजपाट खो दिया था, और इसमें व्यापारी और पूंजीपतियों ने भी जो है आम जनता का साथ दिया और राजा का साथ दिया। सबसे बड़ी बात थी कि राजा का उन्होंने साथ दिया, व्यापारियों और पूंजीपतियों ने। क्योंकि ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि जो राजा थे, यानी सॉरी, जो सामंत थे,
वो उद्योग और व्यापार के विकास में बाधक थे, क्योंकि वो तो वही पुरानी परंपरा के अनुसार चले आ रहे थे। जैसे सामंतों में भी श्रेणी होती थी, बड़े सामंत होते थे, कुछ छोटे सामंत होते थे, तो वो उस श्रेणी से ऊपर से नीचे तक बंधे हुए थे। ये काउंट, विस्काउंट, बैरन, नाइट्स, ड्यूक, ये सब इनके सामंतों के ही प्रकार थे, कई प्रकार के सामंत थे। तो देखिए आम जनता भी परेशान हो गई थी, और जो व्यापारी और पूंजीपति वर्ग है वो भी परेशान हो गया था इन सामंतों के शोषण के कारण। तो अब जो है इन्होंने राजा को सहयोग देना शुरू किया। तो जब राजा को सहयोग दिया तो निश्चित रूप से निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई, जिसके कारण सामंतवाद का पतन हुआ, यानी जिसके कारण इसका उदय हुआ था। निरंकुश राजतंत्र के जो है ख़त्म होने के कारण इसका उदय हुआ था। अब निरंकुश राजतंत्र की पुनर्स्थापना के कारण इसका पतन हुआ। फिर आप देखिए कि लोगों में धीरे धीरे राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ। जब जनसाधारण पर अत्याचार शुरू हुआ तो जनता परेशान हुई, और उन्होंने एक सुव्यवस्थित शासन प्रणाली की मांग की, और वो जानते थे कि अगर ऐसा करना चाहते हैं वो, तो वो राजा के माध्यम से ही हो सकता है। यानी कोई तो उनको लीड करेगा, और लीड उन्होंने देख लिया था, सामंतों ने उनका कैसे शोषण किया था, तो उन्हें लगता था कि राजा ही उनको इस कष्ट से निकाल सकता है। और इसका उदाहरण हमें फ्रांस में देखने को मिलता है, मतलब कि वहाँ की जो एक महिला थी, जॉन ऑफ आर्क नामक एक महिला, उसने अपने राष्ट्र के लिए जो है अपनी जान तक कुर्बान कर दी थी। और यूरोप में होने वाले 100 वर्षीय युद्धों के कारण भी इंग्लैंड जो है एकता के सूत्र में बंध गया था, और राष्ट्र प्रेम और बलिदान की जो भावना थी उसने विकेंद्रीयकरण शक्तियों के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो राष्ट्रवाद के उदय के कारण भी सामंतवाद का पतन हुआ। फिर यूरोप में एक फिनोमिना हुआ था, एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध चले थे ईसा मसीह के जन्म को लेकर। तो ईसा मसीह का जन्म ऐसा माना जाता है कि जेरूसलम में हुआ था, जेरूसलम में, बैथलहम में उनका जन्म हुआ था। तो मुसलमान उस क्षेत्र पर अपना अधिकार समझते थे, और ईसाई कहते थे कि वो तो हमारे जो ईसा मसीह हैं उनका जन्म स्थान है, उस पर हमारा कब्जा होना चाहिए। तो ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में यूरोप में 1025 से लेकर लगभग 1453 ईस्वी तक लगातार युद्ध चले, जिनको क्रूसेड्स या धर्म युद्ध कहा जाता है। और ईसाइयों ने रोम के पोप से कहा, रोम का पोप चर्च का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, रोम का पोप जो है ना, पूरे यूरोप के जो ईसाई धर्म के लोग थे उनका एक तरह से नेता हुआ करता था। तो ईसाइयों ने रोम के पोप से कहा कि वो सामंतों को धर्म युद्ध में भाग लेने के लिए जो है भेजे। अब देखिए चर्च का बड़ा महत्व होता था उस समय, सामंत भी चर्च के अधीन ही आते थे, इसलिए पोप के आदेश पर सामंतों ने धर्म युद्धों में भाग लिया। इन युद्धों में भाग लेने के लिए बहुत से सामंतों ने तो अपनी जागीरें तक बेच डाली, और बहुत लंबे समय तक ये जो सामंत थे ये अपनी जागीरों से बाहर रहे। बहुत से सामंत मृत्यु के शिकार हो गए, बहुत से सामंत इसमें मर गए। तो धीरे धीरे जो है धर्म युद्धों के कारण भी, बहुत लंबे समय तक ये युद्ध चले, तो धर्म युद्धों के कारण भी सामंतों की जो शक्ति थी वो पहले की अपेक्षाकृत दुर्बल हो गई, और जो थोड़े बहुत बचे हुए सामंत थे वो भी शक्तिहीन हो गए, और उन्होंने भी राजा का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया। तो देखिए धर्म युद्धों के कारण भी सामंतवाद का पतन हुआ। फिर एक और बहुत बड़ा फैक्टर है कि जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई सामंतवाद के पतन में, और वो था बारूद का आविष्कार। तो देखिए बारूद के आविष्कार से सामंतवाद का पतन कैसे हुआ। अब ये जो सामंत थे ना, दे लेड ए वेरी लग्जूरियस लाइफ। इनके बहुत बड़े बड़े किले होते थे, ये कई बार तो राजा से भी शक्तिशाली होते थे ये, और किले भी ऐसे नहीं होते थे छोटे मोटे, बहुत बड़े किले। और उनकी सुरक्षा के लिए एक तो ऊंचे स्थान पर बने होते थे, चारों ओर पत्थर की दीवारों से वो सुरक्षित थे, और दुर्ग के चारों ओर बहुत
गहरी और चौड़ी खाइयाँ होती थी। मतलब किसी के लिए उस दुर्ग पर आक्रमण करना और उसको कब्जा लेना बड़ा कठिन कार्य था। ये जो खाइयाँ थीं ये दलदल या कीचड़ से भरी होती थी। तो देखिए उनको नुकसान पहुंचाना बहुत कठिन था, लेकिन बारूद के आविष्कार ने ये काम बड़ा आसान कर दिया। बहुत फर्क पड़ गया इससे। अब राजा बारूद की सहायता से उन सामंतों के अभेद्य किलों को जो है तोड़ सकते थे, उनको नष्ट भ्रष्ट कर सकते थे। बंदूकों के माध्यम से पैदल तथा घुड़सवार जो सेनाएं थी वो चंद घंटों में ही जो है किलों को बर्बाद कर सकती थी। तो बंदूकों की सहायता से राष्ट्रीय सेनाओं ने बारूदों की सहायता से सामंतों के दुर्गों को तोड़कर उनको उन पर कब्जा कर लिया और इस तरह से सामंतवाद का अंत हुआ। और एक जो बहुत बड़ा फैक्टर था, एक और जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो थे किसानों और दासों की दुर्दशा। देखिए जो सामंतवाद थी, मैंने आपको बताया कि ये प्रणाली शोषण पर आधारित थी। किसानों का बहुत शोषण होता था, किसानों का, दासों का। किसानों से जबरन खेती करवाई जाती थी। ये अपने खेत छोड़कर नहीं जा सकते थे। ये केवल रोटी पानी पर निर्भर थे। मतलब इनको कुछ नहीं मिलता, उनसे बेगार भी ली जाती थी, उनको कोई पैसा नहीं मिलता था। सारा दिन खेती करते थे और अंत में 2 वक्त की रोटी इनके लिए मुश्किल हो जाती थी। और दासों की तो स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब थी। सामंतों के सारे जो कारखाने वगैरह होते थे, वो जो मेनर होता था एक सामंत का ना, एक जो ये जो किलेनुमा जो घर है उसको मेनर बोलते थे। वो इटसेल्फ एक शहर सा होता था। मतलब सब कुछ उसके अंदर होता था। दास वास उनके बहुत सारे जो है कर्मी हुआ करते थे और सारे काम उनके वो संपन्न किया करते थे। तो वो लोग बहुत शोषित थे। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे जब शोषण की हद हो गई, तो जैसे उत्तर पूर्वी फ्रांस में किसानों ने विद्रोह कर दिया। और ये घटना यूरोप के इतिहास में काली मौत के नाम से जानी जाती है, जिसमें बहुत से सामंतों को मार दिया किसानों ने। मतलब जैसे तैसे, मतलब जब इतने ज़्यादा परेशान हो गए तो किसानों ने फ्रांस के जो सामंत थे उनको बहुत संख्या में मार दिया, जिस घटना को काली मौत के नाम से जाना जाता है। और ये जो विद्रोह था ये फ्रांस से फिर इंग्लैंड, उत्तरी अफ्रीका, हॉलैंड, मध्य एशिया और बहुत से स्थानों पर फैल गया। लेकिन इस विद्रोह में किसान भी बहुत सारे मारे गए। कहते हैं कि 1 लाख के आसपास किसान मारे गए थे इसमें। और सामंतों ने विद्रोह के डर से जो है अब जो किसानों पर जो कर लगाया जाता था वो भी उन्होंने बढ़ाना बंद कर दिया। और इसी समय फिर वहाँ प्लेग फैल गया, जिससे स्थिति और काफ़ी ख़राब हो गई। और कुल मिला के जो किसानों का विद्रोह था, कृषकों का विद्रोह, उसने सामंतवाद की जड़ें खोखली कर दी थी। और धीरे धीरे नगरों का विकास हुआ। देखिए एक और ये फैक्टर है सामंतवाद के पतन का, व्यापारिक श्रेणियां स्थापित होने लगी, यानी कि अब व्यापार वाणिज्य होने लगा। अब खेती बाड़ी या सेल्फ सब्सिस्टेंस इकोनॉमी जो है, यानी जिसे बोलते हैं ना आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, सामंती प्रथा में तो ऐसा ही था। सरप्लस प्रोड्यूस को बाहर नहीं बेचना, लेकिन अब धीरे धीरे सरप्लस प्रोड्यूस बाहर बिकने लग गया। नए नए नगरों का उदय हुआ और ये जो नए नए नगरों का उदय हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग नगर में रहना चाहते थे और वो इन सामंतों से जो है छुटकारा पाना चाहते थे। और वो जानते थे कि राजा ही उन्हें इससे मुक्ति दिला सकता है। फिर देखिए मैंने आपको बताया था पहले भी कि सामंत जो थे वो आपस में भी संघर्ष करते थे। लगभग 100 वर्षों तक इंग्लैंड और फ्रांस के सामंतों में आपस में युद्ध चला था। सामंतों के आपसी संघर्ष के कारण जनसाधारण और किसानों को बहुत नुकसान हुआ। उनकी फसलें भी नष्ट हो जाया करती थी जब इनके युद्ध चला करते थे। तो सामंतों के आपसी संघर्ष ने भी सामंत व्यवस्था की कमर तोड़ दी, क्योंकि आपसी संघर्ष में ये मारे भी जाते थे। एक और जो कारण माना जाता है चर्च का योगदान। देखिए चर्च ईसाई धर्म का प्रचार करते थे, लोगों को चरित्रवान बनने का जो है शिक्षा देते थे और अनुशासन में रहने की शिक्षा देते थे। चर्च ने सामंतों को युद्ध रोकने के लिए, शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए 40 दिन वर्ष में ऐसे निर्धारित कर दिए
कि ये युद्ध नहीं करेंगे 40 दिन तक, मतलब 40 दिन ऐसे निर्धारित कर दिए 365 दिन में से कि इन युद्धों पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा पुरोहितों, स्त्रियों, बच्चों और किसानों पर आक्रमण न करने या उन्हें किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाने की भी उनको मनाही कर दी सामंतों को, कि भाई जब ये लड़ाइयाँ होती हैं तो इसमें आम जनता परेशान होती है, किसान भी परेशान होता है, उनके फसल भी खराब होती है, स्त्रियों बच्चों को क्यों निशाना बनाओ आपसी संघर्ष में। तो इस पर भी मनाही कर दी। तो चर्च के इन आदेशों से भी जो है सामंतवादी व्यवस्था का जो पर गहरी चोट पहुंची। एक और जो फैक्टर है वो है मुद्रा का प्रचलन, इंट्रोडक्शन ऑफ करेंसी। देखिए धीरे धीरे पहले क्या था, पहले वस्तु विनिमय के माध्यम से व्यापार हुआ करता था, लेकिन अब सामंतों ने मुद्रा से ही वस्तुएं खरीदनी, मतलब अब मुद्रा का प्रचलन हो गया तो सामंतों को भी मुद्रा से ही वस्तुएं खरीदनी पड़ती थी। तो किसानों और दासों ने अपने काम के बदले अब धन लेना शुरू कर दिया। तो जब सामंतों ने उन्हें नकद वेतन या मजदूरी दी तो निश्चित रूप से वो सामंतों के चंगुल से मुक्त हो गए। अब उनके पास अपना जो है धन होता था जिससे वो 2 वक्त की रोटी जो है कमा लिया करते थे। और सामंतों कई जो मतलब किसान थे वो सामंतों को धन देकर भी या जो दास थे वो सामंतों को धन देकर जो है अपने कार्य से मुक्त हो गए। और राजा भी अब नकद वेतन पर स्थायी सेना भर्ती करने लगा। देखिए पहले स्थायी सेना की भर्ती नहीं होती थी। पहले जो राजा की सेना होती थी वो सामंत की सेना पर निर्भर करती थी। सामंत राजा के लिए सेना तैयार करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे राजा स्थायी सेना के महत्व को समझने लगे, जिसे सीधे जो है राजकोष से वेतन दिया जाता था। तो अब एक ही तरह की ट्रेनिंग पाते थे, ये जो सैनिक होते थे सेना में भर्ती होते थे, इनको एक ही प्रकार का प्रशिक्षण होता था, तो पूरे जोश के साथ ये राजा के लिए लड़ते थे। तो राजा द्वारा स्थायी सेना की भर्ती के कारण भी सामंतवादी व्यवस्था का पतन हुआ। और मध्यम वर्ग का तो बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसमें डॉक्टर, वकील, उद्योगपति, विद्वान आते थे। जैसे शिक्षा का प्रचार हुआ और नए नए व्यवसाय प्रचलन में आए, तो समाज में इस वर्ग का, यानी डॉक्टर है, वकील है, उद्योगपति है या विद्वान है, इसका बड़ा महत्व था। और ये जो है स्वतंत्र व्यापार पर बल दिया करते थे। इन्होंने भी सामंतों के विरुद्ध आवाज़ उठाई और व्यापारियों और उद्योगपतियों ने तो राजा को सहायता की सामंतवादी व्यवस्था के पतन में, राजा को और शक्तिशाली बनाया ताकि उनका जो उद्देश्य है व्यापार करने का या शिक्षा का वो पूर्ण हो पाए। और फिर जो आखिरी कारण मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण मतलब फिर से जागना, यानी कि ये ऐसा वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आंदोलन था जो कि लगभग 12वीं शताब्दी से यूरोप में शुरू हो गया था, लेकिन इसकी जो सही शुरुआत है वो 13वीं शताब्दी के बाद हुई थी। तो इस आंदोलन ने, ये एक ऐसा आंदोलन था जिसने पुरानी परंपराओं पर कठोर प्रहार किया और जनता में स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे की भावना का विकास किया। पुनर्जागरण के जो विद्वान थे ना, वो तर्कवादी थे। वो हर एक चीज़ को सोच विचार कर अपनाते थे और किसी भी विचार को तर्क की कसौटी पर परखने का प्रयास करते थे। यानी सब कुछ ऐसे नहीं कि व्यवस्था चली आ रही है वो ऐसे ही चलती रहेगी, कि ये जो व्यवस्था है सामंतवादी ये ऐसी चलती रही, नहीं। रीज़न, पुनर्जागरण ने लोगों को रीज़न करना सिखाया कि ऐसा क्यों। तो इसने जो है समाज की तस्वीर बदल दी, इसने लोगों की सोच बदल दी। लोग फिर से अपने आप में, मतलब मनुष्य में खुद की शक्ति को वो पहचानने लगे। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि यूरोप में अराजकता और अशांति का वातावरण जो उत्पन्न हुआ था, केंद्रीय शक्ति निर्बल हुई थी तो सामंतवाद का जन्म हुआ। लेकिन धीरे धीरे मतलब सामंतों ने जो राजा की दुर्बलता का जो लाभ उठाया था और किसानों के साथ और दासों के साथ जो अमानवीय अत्याचार शुरू किया था, ये स्थिति ज़्यादा समय तक नहीं रही। यूरोप की जनता परेशान हो गई और उन्होंने राजा में फिर विश्वास दिखाया। राजा की भी शक्ति का पुनरुत्थान हुआ और व्यापारियों ने, उद्योगपतियों ने भी राजा को सहयोग करके और सामंतवादी इस पुराने ढर्रे को समाप्त कर दिया और इस तरह से सामंतवाद का पतन हुआ।
तो प्रिपेयर दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आई थिंक इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू अपीयर इन योर एग्ज़ाम, चाहे वो सामंतवाद का उदय हो चाहे वो उसका पतन हो, आप दोनों तैयार कर लेना. वैसे तो मैंने इंपॉर्टेंट में सामंतवाद का पतन लिखवा रखा, लेकिन उदय को भी आप ध्यान रखना. थैंक यू.